पंजाब में हो रहे इस आयोजन में सभी सरस्वती पुत्रों का चरण वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय पद्मश्री सम्मान से विभूषित अलगनाथ जी हैं। एक ऐसी सरलता, एक पानी का बहाव, जिधर रास्ता मिल जाए उधर चल जाए, कहीं कोई ना अहम है ना गहम है, ऐसे अलगनाथ जी का हम बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। उनके चरणों में अपना प्रणाम देते हैं। 4 पीढ़ियों की शिष्य परंपरा को संवर्धित रहे आदरणीय प्रोफेसर राजमणि शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हम उनके चरणों में भी नमन करते हैं और अपना प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। ऐसी ही एक सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे बीच में है। आज हम उनको अपने सवालात में प्रभाषी स्मृति सम्मान से सम्मानित करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करने वाले हैं। शांति सत्र में आदरणीय प्रोफेसर चौधरी जी हमने निवेदन किया कि मंच पे आएंगे तो कहा कि सुनना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ऐसे हम प्रोफेसर चौधरी जी निवेदित करते हैं। बहुत लंबी बाधा न करके हम निवेदन करेंगे। चेन्नई से पधारे श्री हमारे बुजुर्ग साहित्यकार और मार्गदर्शक श्री दिया आचार्य से निवेदित मंच पर ग्रहण करें। ये सम्मान बुजुर्ग होने के नाते भी है और विद्वान होने के नाते भी है। ये आप सब अपना अमूल्य समय निकाल कर आचार्य श्री की स्मृतियों के इस अभियान को बल देने के लिए पधारे हैं। उसमें 1500 किलोमीटर भी है, 1200 किलोमीटर भी है और 100 किलोमीटर भी है, 60 किलोमीटर भी है। यहाँ आजकल जब इस दौर में घर की शादियों में इतना वक्त देने का चलन कम हो गया है और ऐसे पाश्चात्य युग में जब साहित्य की श्रीधारा को उचित और प्रेरित करने के लिए आप सब अपना 4 दिन का अमूल्य समय चाहे कि कभी हमने शादियाँ सुनी है, अटेंड नहीं की है और हमारे जीवन का भी एक पहला अनुभव है कि किसी साहित्य के विषय पर इस तरह के आयोजन से जुड़ने का अवसर हमको भी मिला है और आप सबके स्वागत अभिनंदन करने का अवसर है। मैं बहुत आप सबके चरणों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अभी हमारे बीच में विरोधवादी कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बद्रीनाथ मिश्र जी हैं। उन्हीं की देखरेख, उन्हीं के नेतृत्व में ये संगोष्ठी के 3 सत्र चलने हैं। तो बहुत लंबी बाधा न बन करके आज हम सब अपने उन विगत जनों की और अपने वरिष्ठों की उस सार्वजनिक चर्चा को सुनकर खुद को लाभान्वित करने का अवसर ढूंढेंगे ताकि एक नया पथ आचार्य जी की स्मृतियों को आगे ले जाने के लिए हमें भी नसीब हो और हमारे आपके माध्यम से समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया के माध्यम से वो समाज को भी लाभान्वित करने के उपयोग में आए। इन शब्दों के साथ एक बार फिर हम आप सबके श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और साझा अभिनंदन प्रेषित करते हैं। और यह एक ऐसा अवसर है
स्वागत के पश्चात मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, वक्ता जो आए विषय केंद्रित, विषय आपको मालूम होगा इस संगोष्ठी का विषय केंद्रित वक्ता दो और 10 मिनट का समय बहुत ही आवश्यक हो तो 1-2 मिनट और ले लें, क्योंकि यह विषय वैज्ञानिक है। अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें वैज्ञानिकता भरी हुई है और ठीक उसी पद्धति से 10 और 12 मिनट के बीच अपनी बात आप समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सबका स्वागत। मुझे अंतर सब सुन पा रहे हैं, पूरा यकीन है। सेवा साहब जी अंतर सुनाई दे। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार, আমি জ্যোতির্ময় देशबंधु महाविद्यालय वर्तमाने कार्यरत। इतनी सी बांग्ला परिचय के साथ हिंदी में आता हूँ, प्रयोजन इसका बाद में आता हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे और समझने का ये जो सिलसिला परंपरा है इसमें भी कहीं ना कहीं समन्वयता है, मैं उस पर भी आऊँगा। सबसे पहले इस मंच में मेरे साथ आसीन और मेरे आगे आसीन तमाम बड़े बड़े विद्वज्जन सबको मेरा प्रणाम। अति आनंद का विषय है मेरे लिए, तो हर्ष और उल्लास का है कि एक ही मंच में हरधर नाग जी हैं, राजमणि जी हैं, मतलब एक सपना जैसा हो रहा है मेरे लिए और उसी मंच पर मुझे भी आगे कृपा शंकर जी हैं, मेरे अनुज, मेरे साथी कृष्णकांत जी हैं, तिवारी जी होंगे। आप सभी को नाम लेकर मैं फिर से 12 मिनट की बाध्यता को फिर से ये नहीं करना चाहता। विषय एक बार फिर से मैं बता दूं, हिंदी और बिल्कुल सर, मैं बोल दूं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय के रास्ते आने वाली प्रमुख रुकावटें और समस्या। थोड़ा सा इधर उधर तो विषयांतर हो ही सकता हूँ सर, क्योंकि मैं अपने 12 मिनट को जानता हूँ। हमारे यहाँ विषय बड़ा वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक वो भी 12 मिनट में ही नहीं है सर। ये एक सच्चाई है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के रास्ते अभी सर्वव्यापकता एवं सर्वग्राह्य में थोड़ा अड़चने कारण और उन पर का ही प्रताप हम लोग करेंगे। एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार जितना हो रहा है उस पर भी थोड़ा अंग्रेजी विलेन के रूप में आया हुआ है। कहना ना होगा, संक्षेप में ही कहूँगा, सर जी की बाध्यता भी ये है, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति इस पर सबसे बड़ा रोड़ा है। थोड़ा सा अगर ये कहूँ, मुझे याद आ रहा है चक्रधर जी एक बार बोलते हुए कहे थे मैं काले बाद में थे, गोरे पहले काले बनकर आए थे ताकि हम लोगों में घुल मिल जाए शिक्षा नीति द्वारा, और बाद में मैं काले जी अब मैं गायब होकर भी हम लोगों के बीच कहीं ना कहीं विराजमान है। हम में से कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे अपनी भाषा में चाहे दूसरे भाषा में, कहीं ना कहीं मैकाले की शिक्षा नीति अभी भी विद्यमान है। बहरहाल पहले हमें इन सब से उबरना होगा। समन्वय की ये जो धारणा है इस दृष्टि से एक सशक्त मार्ग है। हिंदी में हम लोग उर्दू का स्थान, बांग्ला का स्थान, अरबी, फारसी इन सब का स्थान को यथावत ही अगर रखें, इस पर अनायास जोर ना देकर इस भाषा को एक विकास के रूप में अगर हम लोग देखें तो हिंदी का विकास समन्वय के इस रास्ते में कई अधिक सफलता है। जबरदस्ती के अगर हम लोग संस्कृत के शब्द इसमें ना लाए, जबरदस्ती करके अगर इसमें अरबी फारसी के भी शब्द ना लाए, इस भाषा को जैसे जैसे नए शब्द आ रहे हैं वैसे ही अगर ग्राह्य कर ले तो कहीं ना कहीं इस भाषा में ये अवरुद्ध का दृष्टि नहीं, ये विकास का दृष्टि हो
सकता है। और भाषा का विकासशील है। विकासशील का मतलब इसमें नए शब्दों का आना, उसको ग्रहण करना ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये स्वभाव होनी चाहिए। अगर हम लोग भाषा में टाई आता है तो उसको टाई भी करें। अगर कहेंगे कि नहीं ये कंठ लंगोट है तो भाषा का विकास नहीं, विकृतीकरण करना होगा। इसीलिए अगर उस भाषा में अंग्रेजी के शब्द आते हैं, ओ माय गॉड इतनी बड़ी शब्द है, उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए, कोई अन्यथा कोई इसमें दुराह नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी जो हमारे बांग्ला क्षेत्र में बोली जाती है वो बंगाली हिंदी होंगी, उसमें बांग्ला का कुटाना स्वाभाविक है। जैसे कि यहाँ की हिंदी में हम लोग घूम रहे थे, बैसवारी बोली का आना स्वाभाविक है। तो हिंदी के विकास को हम लोग अगर थोड़ा सा देखें इस दृष्टि से कि जिसमें अन्य अन्य क्षेत्र में अन्य अन्य हिंदी किस रूप में बोली जाती है, उन हिंदियों का समन्वय किस रूप में अन्य भाषा के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से भाषा के विकास को देखें तो कहीं ना कहीं भाषा की वृद्धि, विकास इन सब की ओर जोर जाता है। थोड़ा सा मैं परिचय बंगाल से हूँ, बंगाल का राममोहन रॉय ने अपने बंगदूत ये में हिंदी को स्थान दिया था। केशव चंद्र सेन ने हिंदी के महत्व पर जोर दिया था। नेताजी भी संभवतः जब संबोधित करते थे अपने फौज को तो हिंदी से ही संबोधित करते थे। यहां जब मैं हिंदी कह रहा हूं तो उसको हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा, इस सबको अलग रूप में नहीं देख रहा, सबको मिलाकर भाषा के विकास की दृष्टि से सबको देख रहा हूं। और जब इस विकास की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाषा का ये समन्वय रूप इसी में ही आप लोग पाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, इसमें थोड़ा सा जो मैं छोड़ रहा हूं दक्षिणी हिंदी को, और हमारे साथी लोग जरूर इस चीज पर बातचीत करेंगे मुझे लगता है। बांग्ला पर ही मैं थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो रहा हूं कि बांग्ला का क्या देन है, उन सब पर बातचीत। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी हिंदी के महत्व को समझाया और शांति निकेतन में कहना ना होगा कि हिंदी का जो आगमन हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं उनसे जुड़े हुए थे। तो ये अदृश्य रहकर भी हम लोग कहीं ना कहीं समन्वय के रास्ते में कार्य को समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यानी रुकावटें कहां? दोस्तों रुकावटें कहीं नहीं है, रुकावटें हैं तो सिर्फ यहाँ है। अगर हम लोग भाषा में अपनी स्थिति को दर्ज करते, उसको अस्मिता से जोड़ने लगे, बाद में उसका राजनीतिकरण अगर करने लगे तो रुकावटें यहाँ है। ज्ञान को क्यों ले रहे थे, अनुवाद करके उन सबको क्यों ला रहे थे? तो तभी से ही कहीं ना कहीं इस रुकावटों से वो जूझ रहे थे और इसको विकास की दृष्टि से भी वो स्वयं भी देख रहे थे। ये एक पॉइंट है जो मैं बातों के फ्लो में शायद भूल रहा था। धन्यवाद एक बार फिर से आप सब। मुझे आप क्षमा करें, मैं पहले ही दिमाग में एक बात ही देखना भूल गया और मुझे था कि हिंदी भाषी क्षेत्र से पधारी हुई डॉक्टर पद्मावती जी हमारे बीच आई हुई, मैं उनको मंच पर कहना चाहता हूँ। तो मैं सम्मान के साथ और मंच की शोभा बढ़ाऊंगा। पद्मावती जी, प्रकाश उपासी जी को, जो रिटायर्ड प्राचार्य हैं शिक्षा विभाग की, ससम्मान डॉक्टर प्रकाश मुंबई, प्रिंसिपल आदर्श कॉलेज शिवाजी यूनिवर्सिटी। हमारे प्रसाद द्विवेदी के रजत जयंती महोत्सव पिछले 2 दिनों से शुरू है और इस मेले में हमें सम्मिलित करने का श्रेय इस राष्ट्रीय कमेटी को मैं देता हूँ, क्योंकि इतने महान जो साहित्यकार हैं और इस साहित्यकार के इस मेले में सम्मिलित होने का मुझे भाग्य मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली
भाग्यशाली मानता हूँ। वैसे आचार्य जी का पूरा साहित्य, क्योंकि संगोष्ठी में, इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी हैं या उमाशंकर चौबे जी हैं, हल्दर जी हैं, अवस्थी या शुक्ला जी सर ने इस पूरे कार्यक्रम को ऊंचे स्तर पर ले जाने का बड़ा कार्य मैं मानता हूं, और इसीलिए मुझे यहाँ बोलने के लिए एक विषय दिया है, क्योंकि एक युग निर्माता के रूप में इस भाई प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जा सकता है। उनका पूरा साहित्य प्रेरणादायी रहा है, पूरे हिंदी परिवार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए या पूरे देश के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायी मैं मानता हूँ। और इसीलिए द्विवेदी जी ये 20वीं सदी के हिंदी साहित्य के शलाका पुरुष रहे हैं। उनकी निबंधात्मकता के साथ कर्तव्य परायणता के पाठ में हिंदी काव्य संगारिकता, हिंदी काव्य को संगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, जो कालांतर में हिंदी की अमूल्य निधि का यह स्रोत बना हुआ है। इस संगोष्ठी के इस पूरे मेले के अवसर पर यह परिचर्चा का आयोजन किया गया था, और इस परिचर्चा में मुझे एक विषय दिया था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय के रास्ते में आने वाली जो कुछ प्रमुख रुकावटें हैं, जो कुछ इस रुकावटों पर किस प्रकार हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ विचार मंथन किया जाए। मेरे अभी एक दोस्त ने कहा कि यह पूरा देश ही हमारा अनेक भाषाओं से बहुभाषिक देश है, और इस बहुभाषिक देश में अगर एक भाषा को हमें चुना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा गया था कि यह राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा माना जाता है, और इसीलिए राष्ट्रभाषा को हमें महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत मैं मानता हूँ। और इसीलिए बहुभाषिक देश क्यों न हो, लेकिन अधिक से अधिक भाषा बोलने वाले, क्योंकि हमारी घटना के अंतर्गत यह राष्ट्रभाषा यानी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया है, लेकिन अनेक लोगों के द्वारा घर घर में अगर इस भाषा का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर यह अपना स्थान जरूर प्राप्त कर सकती है। विषय फिर से आप लोग देख लीजिए, विषय फिर से देख लीजिए और पिन पॉइंटर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुना दे रहा हूँ फिर से, हमारे अध्यक्ष महोदय का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय के रास्ते में आने वाले प्रमुख रुकावट और समाधान, इस पर पिन पॉइंट करेंगे, तब हमारी गोष्ठी की सार्थकता बढ़ेगी। अन्यथा हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जो चेन्नई से आए हुए हैं और इनको कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ये विवेकानंद महाविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और इनका एक आचार्य पत्र में भी इस बात से कहा है। मैं शेष जी को बुलाऊंगा। नमस्कार, वणक्कम। मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए, माता गंगा के चरणों में कावेरी का प्रणाम करते हुए, आप सभी साहित्यकारों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं डॉक्टर वासुदेवन, मातृभाषा तमिल और 8 भाषाएं जानता हूँ। सृष्टि के प्रत्येक जीव की वाणी है और अपनी भावनाएं हैं। जब भावनाओं का ज्वार फूटता है तो वाणी से शब्दों का प्रभाव फूटता है। सृष्टि के सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ जीव है। उसने अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए शाब्दिक भाषा का विकास किया। इस प्रकार भाषा प्रतीकात्मकता से विकसित हो गए, मौखिक, लिखित, ब्रेल व ऑनलाइन में आ
से जन्मी भारत की सभी भाषाएं बहनें हैं, किंतु जिस भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का पद दिया गया उसका सम्मान करना हर भारतवासी का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कोई एक भाषा अपने देश के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के सामाजिक संस्कृति की संवाहिका बन सकती है, और यह भाषा बनी है हिंदी। अनुवाद के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है, क्योंकि मैं चेन्नई दक्षिण से आया कार्य प्रदर्शन कर रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ। तमिल हिंदी अनुवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य वहाँ हुए हैं, जिनका जस्ट एक संक्षिप्त परिचय यहाँ मैं आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर युवा विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनुवाद इस संज्ञा का, इसके प्रयोग का इतिहास प्राचीन है। भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में अब तक का इसका उपयोग आवश्यक रहा है। पसंद बन गया तो मैं अपनी सबसे जैसे कि सबने टॉपिक दिया हिंदी और अन्य भाषाओं के समन्वय में आने वाली बाधाएं, समस्याएं और उनका समाधान। एक मेरा प्रैक्टिकल पहलू है, मैं चूंकि अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी से उड़िया में, तो मैंने कोई शोध आगे तैयार नहीं किए हैं। जो मेरी प्रैक्टिकल समस्या मेरे सामने आई वो ये संबलपुरी में लिखते हैं, और संबलपुरी बहुत ही उपेक्षित भाषा है। मुझे जब पहली बार पता चला कि संबलपुरी और उड़िया भाषा के अंदर भी विभेद होता है, जब मैं अनुवाद के कार्य में था, तब आप रायपुर के बॉर्डर में जाते हैं तो वहाँ संबलपुर की कई हिंदी शब्द उसमें अवश्य आते हैं, लिखी जाती है और उड़िया लिखी, लेकिन भाषाओं में अंतर है। वहाँ की भाषा को लेकर के कोसली भाषा, संबलपुरी भाषा को लेकर राजनीतिक विवाद भी चलता है। तो उस भाषा में कवि ने कई काव्य, 20 काव्यों की उन्होंने रचना की होगी। तारा मंदोदरी, रचिया, प्रेम पहचान, तरह के काव्य और कविता का कुछ किताब मेरे सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिनेश माली जी, हमारे 5 मिनट भी आपके हमने दे दी आपकी कविता की। अरे नहीं। मैं बहुत कोई हमने तैयारी नहीं की है। देखिए, दक्षिण से, द्रविड़ प्रदेश से हम 4, हमारे आदरणीय आचार्य जी, वासुदेवन जी, सुरभि जी और मैं दक्षिण प्रदेश से आज आपके सामने इस आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान रजत जयंती भाषाई सौहार्द समारोह में हम आपके सामने हैं। तो इसके पीछे की भूमिका मैं आपको 1-2 मिनट में बताना चाहती हूँ। हम जानते हैं गत 3-4 वर्षों से हम महामारी की विभीषिका को सहन कर चुके हैं। ये कहर किस प्रकार पूरे विश्व पर छाया रहा, मानवता की नई परिभाषाएं बन गई, संवेदनाओं के नए समीकरण हमारे सामने आए। ये तो एक बहुत भयानक पक्ष था महामारी का, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, और इसका दूसरा पहलू था तकनीकी से हम घर की 4 दीवारी में कैद पूरे विश्व से जुड़ गए, कई संस्थानों से हम जुड़ गए, साहित्यिक संस्थानों से हम जुड़ गए, और आज उसी तकनीकी का परिणाम है कि हम द्रविड़ प्रदेश से, दक्षिण प्रदेश से 2000 किलोमीटर पार कर जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनको हमने देखा भी नहीं था, केवल सोशल मीडिया पर हमारा परिचय हुआ हमारे आदरणीय गौरव जी से, और हम चारों चले आए इतनी दूर आपके सामने। तो ये तकनीकी का परिणाम है कि हम आज अपनी बात इतनी दूर से चलकर आपके समक्ष कहने के लिए आ रहे हैं। हाँ, भाषाई सौहार्द की बात चल रही है, समन्वय की बात चल रही है। तो मैं तो कुछ तैयार नहीं करके आई हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भी विचार हैं इस बारे में, क्योंकि मैं एक दक्षिण प्रदेश से हूँ, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरी मातृभाषा तेलुगु है, आंध्र की हूँ मैं, और मेरी कर्मभूमि तमिलनाडु है, और मेरे घर का चूल्हा हिंदी से चलता है। तो ये इससे बड़ा जीवन प्रमाण और क्या हो सकता है कि एक हम कई भाषाओं को अपने में समेटे हुए हैं,
जिसमें दो छोटे बच्चों ने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का एक छोटा सा ड्रामा उन्होंने प्रस्तुत किया था। देखिए, हम कहते हैं कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारा पूरी सभ्यता संस्कृति की संभाग है भाषा। मैं ये बात आपके सामने क्यों रखना चाहती हूँ कि एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग आया था जिसमें दो छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे, एक बना था हिरण्यकश्यप और एक बना था प्रहलाद। तो बात तो बहुत अच्छी हो रही थी कि प्रहलाद पूछ रहा था, हिरण्यकश्यप कह रहा था कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मेरी पूजा ही होनी चाहिए, और प्रहलाद कह रहा था नहीं, आपको जिसने जन्म दिया, आपका जन्मदाता कौन है? तो जहाँ हिरण्यकश्यप बोल नहीं पाते, ब्रह्मा कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा के भी कोई पिता होंगे, वो कौन है? तो बोल नहीं पाते हैं, तो प्रहलाद कहते हैं वही है सर्वशक्तिमान महाविष्णु। तो कहते हैं कि आपका विष्णु कहाँ है? तो सर्वव्यापक है। कहानी ऐसी ही चल रही थी, ड्रामा चल रहा था कि पूछा जाता है कि कहाँ यहाँ है, वहाँ है, क्या इस खंबे में है? और खंबा कहता है, प्रहलाद कहते हैं हाँ हर खंबे है, और खंबा टूटता है। और बात ये हुई कि बच्चे तो थे 4-4 साल के, लेके नरसिंह स्वामी बड़े व्यक्ति जब नरसिंह अवतार से खंबा तोड़कर बाहर आते हैं उस स्किट में, उस ड्रामे में, तो ये बच्चे दोनों रोने लग जाते हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद हो गया था, किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में था, तो ये वीडियो वायरल हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बना था कन्नड़ भाषा में, लेकिन ये गया हर एक समूह में, हर एक भाषा में, और हर एक व्यक्ति ने उसको बहुत स्वागत किया उसका। तो ये वीडियो था कन्नड़ भाषा में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस वीडियो के पीछे एक धार्मिक आस्था है, हमारे मूल्य हैं, हम जानते हैं। तो भाषा, कोई भी भाषा हो, उस भाषा को हम ग्रहण करते हैं। तो गौरवशाली संयोजक श्री गौरव अवस्थी जी को, क्योंकि यदि हम देखें तो कोई भी कार्यक्रम जब करना होता है, भले ही 1 घंटे का कार्यक्रम हो तो उनको कई दिनों की तैयारी करनी पड़ती है, और ये वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलने वाला है। मैं साक्षी हूँ सुंदरकांड के पाठ का, जब 25 जून को ये कार्यक्रम दौलतपुर से ही आरंभ हुआ। कुछ और हमारे साथी हैं जो यहाँ विद्यमान है, जो उस कार्यक्रम में थे, और परसों रात से हम लोग शाम से यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे कृपा शंकर चौबे जी हमारे पुराने परिचित हैं, उन्होंने भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में एक कार्यक्रम का संचालन किया था, जिसमें मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था लगभग 20 वर्ष पहले। इस बात को अधिक बढ़ाते हुए मैं विषय पर आता हूँ। यह जो इस सत्र का विषय है, द्विवेदी युगीन नवजागरण की आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। एक कविता है आचार्य प्रवर की, प्यारा वतन, उसकी कुछ पंक्तियों से मैं विषय का आरंभ करना चाहूंगा। कच्चा घर जो था माटी का, पक्के महलों से अच्छा था, पेड़ नीम का दरवाजे पर, साहिबान से तावा बेहतर, सब्ज खेत जो लहराते थे, दिल को वे कैसे भाते थे, फर्श मखमली जो बिछते हैं, नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, वह जंगली हवा कहाँ है, वह इस दिल की दवा कहाँ है, कहाँ टहलने को रमना है, लहरा रही कहाँ जलना। ये कुछ पंक्तियां हैं उस लंबी कविता की, जो उन्होंने 1906 में लिखी थी और द्विवेदी काव्यमाला में प्रकाशित हुई थी। इस कविता को सुन करके आप लोग को आश्चर्य होगा कि ये खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं में से एक है। उपस्थित साहित्यिक सुधीवृंद एवं प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि
विषय निर्धारित है और मैं कोशिश करूंगा कि विषय पर ही अपनी बात रखूं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दूंगा। वह 1 मिनट भी मेरे निर्धारित समय से ही काट लिया जाए, मैं उसका भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय की नजाकत को समझना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है हिंदी में, उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। और यह पवित्र भूमि, इस पर आने का मुझे पहली बार मौका मिला है आप सबके निमंत्रण पर, आमंत्रण पर। या हमारे जैसे हिंदी के सामान्य अध्येता के लिए भी और विशिष्ट अध्येताओं के लिए भी किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है, जो 4 तीर्थों का पुण्य करने से धार्मिक रूप से जो पुण्य लाभ की मान्यता है, मुझे लग रहा है साहित्यिक रूप से वह पुण्य लाभ मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूं। अब मैं सीधे सीधे अपने विषय पर आ जाऊंगा, जिसके बारे में बीच वक्तव्य के माध्यम से शरणीय आदरणीय शुक्ल जी ने इस प्रकार व्यवस्थित रूप से व्याख्यायित किया है कि उनके दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए जितना संभव हो पाएगा हमारे निर्धारित समय में मैं अपने विचारों को आप सबसे साझा करना चाहूंगा। क्योंकि द्विवेदी युगीन नवजागरण की जब बात होती है तो हमें भारतेंदु भी थोड़े याद आते हैं कि किस प्रकार भारतेंदु के समय जो हिंदी नई चाल में ढली का जिक्र हम सब करते हैं, उसके बाद हिंदी के इस नए चाल में ढलने को किस प्रकार द्विवेदी जी ने परिमार्जित परिष्कृत करते हुए एक मानक भाषा का स्वरूप देने का सफल प्रयास किया। अभी अभी इसके अगले सत्र में डॉक्टर पद्मावती जी ने, जो दक्षिण से आई हैं, एक बात कही थी कि द्रविड़ भाषा सीखने की। देखिए, यह मुझे द्विवेदी जी में भी ये चीजें हम सबको दिखती है। द्विवेदी जी को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, न केवल भारतीय भाषाओं का, उन्हें कई विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान था। और मुझे लगता है कि द्विवेदी जी ने के समय, जो हम द्विवेदी युगीन नवजागरण की बात करते हैं, उसके कई विभिन्न संदर्भ हैं, लेकिन यदि हम हिंदी के ही संदर्भों को लेकर देखें तो भी हमें यह स्पष्ट रूप से मैंने दिखाई पड़ता है कि चूंकि उनकी जो बहुभाषा का ज्ञान था उनका, वह भी कहीं न कहीं इसका एक मुख्य कारण था। उन्हें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी के अलावा अन्य कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन हम आज, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता की भी बात करनी है, तो हम आज तमाम सुख सुविधाओं में जीने वाले लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी अपने सुविधाओं के लिए भी उतने ही सचेत रहते हैं। लेकिन द्विवेदी जी से हमें यह सीख मिलती है कि वह रेलवे की नौकरी में कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लगभग 200 रुपये की तनख्वाह थी और रेलवे की नौकरी के करने के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्हें लगा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। एक और स्थिति बनी, मुक्तक लिखना सहज है। मैं यद्यप सहज नहीं है, लेकिन सहज इस मामले में कि छोटी छोटी रचनाएं कर ले जाए, वह अपना एक काव्य का गुण है। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है, समाज को अगर हमें कुछ शिक्षा देनी है, कुछ आगे बढ़ाना है, तो उसमें प्रबंध काव्यों का अपना महत्व है। और इस काल में सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे गए और उनको लिखने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। जैसे उर्मिला के चरित्र को उभारा उन्होंने, उन आदर्शों और आदर्शों चरित्रों में से जो उपेक्षित थे उनको सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, लोगों को सुझाव दिए। सुबोध और व्याकरण सम्मिलित हिंदी के विकास का
इस प्रकार बहुत से लोगों ने उनका अनुसरण किया, उनको स्वीकार किया, उनके आधार पर अपनी रचनाओं को लिखा और हिंदी का भंडार भरा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्य का स्वरूप ही कुछ ऐसा था कि जिसके व्यामोह में, जिसके सम्मोहन में बड़े बड़े साहित्यकार भी नतमस्तक हो जाते थे और ये उनकी विशेषता थी। भाषा को संभालने के साथ 18 वर्ष तक जब उन्होंने सरस्वती का संपादन किया, तब भाषा शास्त्री, अनुवादक, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ी बोली की कविता को प्रोत्साहित करना, ये सब कार्य उन्होंने एक साथ किए। स्वयं निबंध भी लिखे, समीक्षाएं भी की, अनुवाद भी किए और काव्य भी लिखे। संपादकीय तो लिखना, जब सरस्वती के संपादक थे तो वो उनका परम धर्म ही था। उन सबके माध्यम से उन्होंने हिंदी को सम्मिलित किया, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। मित्रों, जो प्रश्न और जो समस्याएं भाषा के संबंध में, उसके बारे में मित्रा जी ने जो कहा कि हिंदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। कुछ साल पहले 2010 में नवंबर में डॉक्टर नामवर सिंह यहाँ आए थे और उनको हम लोगों ने आचार्य महादेव प्रसाद बेदी सम्मान दिया था। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हिंदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। उस उड़ीसा से पधारे हुए श्री शांतनु कुमार जी आए और अपना वक्तव्य दें। समय का ख्याल रखें। साहित्य निर्यात मधुगन यहाँ पे उपस्थित है। उड़ीसा से आए हुए उड़ीसा का लोक प्रतिमा, जिसको इंग्लिश में आइकॉन बोलते हैं, ये उड़ीसा का आइडेंटिटी बन चुके हैं। हलधर नाथ जी ये उड़िया अस्मिता का परिचय बन चुके हैं। अब ये उड़ीसा में कन्फाइन नहीं है। जब सुरेंद्र नाथ ने उनका कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, दिनेश माली ने उनका कविता को हिंदी में ट्रांसलेट किया, ये एक ऑल इंडिया पान इंडियन ऑडियंस उनको मिल चुका है। पहले उसके बाद क्या हुआ, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में एक संगोष्ठी आयोजित किया ऑनलाइन में, इसमें हम जुड़े हुए थे। इस संगोष्ठी में कितना पार्टिसिपेंट्स थे, उनका जो प्रेजेंटेशन था उसको पुस्तक आकार में पब्लिश किया पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में। वो पुस्तक उपलब्ध है, दिनेश जी शायद आए हैं, आज इसका उन्मोचन शायद हो सके। मैं माफी मांगता हूं, पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश मिला के बोलूं, ये परमिशन मैं आपसे लेता हूं। हम जब बातचीत करते हैं रेनेसां के बारे में, नवजागरण के बारे में, एक वो आचार्य भावी प्रसाद द्विवेदी भी एक लोक प्रतिमा है, गायकार है। उनका योगदान क्या है नवजागरण रेनेसां का कंटेक्स्ट में, इसी को हम डिस्कस करते हैं। रेनेसां इटाली से स्टार्ट हुआ, मालूम है यूरोप में 15-16 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, हमारे देश में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। एक 19th सेंचुरी 1857, उसके बाद इंग्लिश गवर्नमेंट ने प्रशासन भाग को ले लिया, पैट्रियटिज्म से स्टार्ट हुआ। इंडिया का, भारतवर्ष का सब स्टेट में, उड़ीसा में भी ऐसे हुआ। मैं उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता हूं क्योंकि हमारा फोकस लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। मैं कोशिश करूंगा टाइम में ये जो पहलू है रेनेसां का, रेनेसां नवजागरण है, नव उन्मेष, नव चेतना, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट्स, न्यू अवेयरनेस। हिंदी आती है तो रेनेसां को बोलते हैं, हिंदी आती है तो रेनेसां को बोलते हैं। रेनेसां जो कंसेप्ट है ये इटाली से आया, यूरोप को आया, फिर विश्वव्यापी योग हो गया। रेनेसां का कंसेप्ट वो होता है, नवजागरण का कंसेप्ट वो होता है। इसका जो जितना पहलू है वो साहित्य, संस्कृति, लोक क्षेत्र, विज्ञान,
में ये पर्याप्त होता है, सबको ये संप्रसारित होता है। तो एक पहलू को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आर्नोल्ड टॉयनबी वो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक थे। वो सब सभ्यता को स्टडी करके वही लिखा, वही का नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। परिवर्तन का ये फर्ज बनता है क्यों इसको जो पहले जो ट्रेन था, एक ट्रेन को ब्रेक करते, एक ट्रेन ब्रेकर होते हैं, ये कुछ नया सिद्धांत, नया नीति, नया चीज, नया कंक्लूजन्स हमारा समाज को लाते हैं। समाज को परिवर्तन करने के लिए उनको हम बोलते हैं चेंज मेकर। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उनको देखें तो ये बनते हैं एक आइकॉन। इस सब क्षेत्र में हमारा जो चैलेंज था, जो डिस्कस किए हैं, मैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगा, मैं इसको एक दो तीन कर बोलूंगा। मैं कुछ दिन से यहाँ पे आने से पहले कुछ पढ़ा हूं उनके बारे में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था अब तक ये टॉपिक ये है। पहले चैलेंज था लैंग्वेज का, भाषा का। ये जब आए देखे हिंदी भाषा अव्यवस्थित है, विसंतुलित है। हर राइटर का फर्ज बनता है लैंग्वेज को, जो राइटर है, जो कविता लिखता है, उपन्यास लिखता है, उसका पहला कर्तव्य है लैंग्वेज को प्रिजर्व करना। तो उसे हाथ पांव मार करके वहां से निकलना ही पड़ता है। जी, वही स्थिति मेरी है। आज ही पता चला कि मेरा नाम है सूची में। मैंने झिझकी मैं कि क्या मैं बोलूं। फिर मैंने कहा कि ईश्वर ऐसा मौका एक बार ही देता है और इससे चूकना नहीं चाहिए। और ऐसी पवित्र भूमि पर परम आदरणीय महावीर प्रसाद बेदी का अपने मुख से कितनी बार नाम लूं, ये मेरा सौभाग्य है। दौलताबाद में आपका जन्म हुआ है, तो मैं यही कहूंगी कि आप साहित्य धन से धनी, साहित्य के धन से आप धनी, और आपके विचारों को मैंने जितना पढ़ा उससे यही जानकारी मिली कि आपने हिंदी को परिष्कृत करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका यही कहना था कि आप जो भी कुछ लिखें एकाग्रचित्त होकर के लिखें, संभल के लिखें, ताकि आप त्रुटियों से बच सकें। और जो भी कुछ लिखें उत्तम लिखें, क्योंकि आपके जो पाठक ऐसे हैं कि जो आपसे कुछ सीख सके। तो आप सोच समझ के लिखिए और उत्तम रचनाएं लिखिए, और इस तरह से लिखिए कि वो जनमानस में लोकप्रिय हो जाए, प्रांतों में लोकप्रिय हो जाए। क्योंकि उनका कहना था कि हिंदी को किसी क्षेत्र की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, और बांधा जाना भी नहीं चाहिए। उसका विस्तार प्रांतों प्रांतों तक होना चाहिए, देश से विदेश तक होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने हिंदी के ऐसे मानक तैयार किए जिससे कि सभी लोग उसके समझ सकें। उनका जो राष्ट्र प्रेम था वो हिंदी से ही प्रेरित रहा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र भूमि में हिंदी का जो साहित्य है वो पल्लवित पुष्पित होना चाहिए। और अपनी राष्ट्रभक्ति को उन्होंने इन 4 पंक्तियों में प्रकट किया था। जहां सभी थे निज धर्मधारी, स्वदेश का भी अभिमान भारी, जो थी जगत पूजित पूज्य भूमि, वही हमारी यह आर्य भूमि। इतने सुंदर उन्होंने विचार अपने लेखों में, अपने संपादकीय में, अपने निबंध में लिखे हैं, और कविता के गद्य के माध्यम से भी लिखे हैं। तो उन्हें पद्य और गद्य का मूर्धन्य साहित्यकार कहा जा सकता है। सभी दिग्गजन, छात्र छात्राओं, आनंद जी मुझे भी आप पकड़ा दीजिएगा अगर मैं 9 मिनट से ऊपर हूँ तो। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय मैं भी लूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बंधन दूसरों को लगा वो मेरे लिए थोड़ा है। मित्रों, मैं तो उस खून को प्रणाम करने आया हूँ जिस भूमि ने हिंदी की वो नींव रखी, जिस नींव पर आज हम खड़े होकर के संरक्षण की बात कर रहे हैं। द्विवेदी जी को सिर्फ
परिचर्चा और संगोष्ठी तक ही सीमित रख करके हम कुछ नहीं कर सकते। द्विवेदी जी की चीजों को भूलने की जरूरत है। और आज हम नवजागरण के संदर्भ में और उनकी प्रासंगिकता को दोनों को केंद्र में रख करके बात कर रहे हैं। शांतनु जी ने अभी जिक्र किया, मित्रों ये सही है कि हिंदी नवजागरण और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर बात करते हुए रामविलास शर्मा जी ने जो मील का पत्थर गाड़ दिया है, वो मील का पत्थर आज भी हमारे लिए मील का पत्थर है। उसी तरह से जैसे आचार्य रामचंद्र स्वामी का हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मील का पत्थर है। हाँ, हम उसके आगे की सोच सकते हैं। उन्होंने जो दिशा दिया है उसके आगे की सोच सकते हैं। मित्रों, किसी की भी प्रासंगिकता का सवाल हमारे सामने क्यों महत्वपूर्ण होता है? हम क्यों उसकी प्रासंगिकता को तलाशते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा वर्तमान होता है, जिसकी ओर थोड़ा सा संकेत किया आदरणीय वीरेंद्र जी ने, कि जो हमारा समय है वो समय कैसा है? हम उत्तर आधुनिक युग में जी रहे हैं, उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं, हम निषेधात्मक युग में जी रहे हैं। हमारे आसपास सब कुछ उल्टा पुल्टा है। हम उसको समझते भी हैं और समझ करके उसे छोड़ भी देते हैं। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है, तब हम अपने अतीत की तरफ देखते हैं और उस अतीत से कुछ सूत्र तलाशने की कोशिश करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ओर देखना वही सूत्र तलाशना है, जिसमें हम भाषा के लिए सूत्र तलाश सकते हैं, समाज के लिए भी सूत्र तलाश सकते हैं, अर्थ के लिए भी तलाश सकते हैं। अपने जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सारे आयामों के बीच से हम कुछ न कुछ चीजें तलाश सकते हैं, बशर्ते की तलाशने की हम कोशिश करें। उनको अनदेखा करते हुए, उनको क्षमा करते हुए भविष्य में आचार्य द्विवेदी, उन्होंने वो रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आज हम हैं, जिसकी वजह से एक अबोले भारत को भाषा दी, एक ऐसी भाषा जो ठीक 3 दशक बाद स्वतंत्र जो विवेकानंद से शुरू होता है और हमको आचार्य द्विवेदी हिंदी चीजें सामने मंथन हुआ। आप सब उसके साक्षी रहे किस तरह से ये एक विचार मंथन चला, भाषा को लेकर एक नए सूत्र सामने आए और यह Hmm.